सोच लीजिए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया और आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो आप सीधे पेनल्टी और स्क्रूटनी के रिस्क में आ जाते हैं। ये एक सीरियस मामला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है। हर नोटिस का मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। कई बार ये डिपार्टमेंट का आपसे बात करने का एक तरीका है, जिसमें वो बस कुछ क्लैरिफिकेशंस या जानकारी मांग रहे होते हैं। इसलिए नोटिस आते ही पैनिक बटन नहीं दबाना है। हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं कि लगभग 90% लोग नोटिस देखते ही पैनिक हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर नोटिसेस सिर्फ एक सवाल होते हैं। अगर आप एक सही प्रोसेस फॉलो करके आराम से सही तरीके से जवाब दे दें तो केस वहीं का वहीं क्लोज हो जाता है। तो ठीक है, अब सवाल है करना क्या है। इसका ना एक बिल्कुल क्लियर सेट प्रोसेस है। आइए सबसे पहले वो दो सबसे ज़रूरी स्टेप्स देखते हैं जो आपको नोटिस मिलते ही लेने हैं। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल काम है नोटिस का टाइप समझना, यानी उसका सेक्शन नंबर क्या है। ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। आपको ये समझना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में हर सेक्शन का मतलब, उसकी सीरियसनेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल अलग होते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर सेक्शन 143(1) का नोटिस है तो ये एक सिंपल इंटीमेशन है। आमतौर पर कैलकुलेशन में छोटे मोटे मिसमैच पर आता है। घबराने की बात नहीं है। 149(9) का मतलब है कि आपके रिटर्न में कोई गलती है जिसे ठीक करना पड़ेगा। 142(1) एक इंक्वायरी नोटिस है जिसमें डिपार्टमेंट आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स मांग रहा है। लेकिन सेक्शन 148 ये सीरियस है। इसका मतलब है डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी कोई इनकम असेसमेंट से छूट गई है। तो आप समझ रहे हैं, अगर सेक्शन ही गलत समझा तो पूरा रिप्लाई ही गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, नोटिस का सेक्शन समझने के बाद जो अगला काम है वो है उस पर लिखी डेडलाइन को हाईलाइट करना। ये नॉन नेगोशिएबल है। प्रैक्टिकल केसेस में आपको 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है, जो फ्रैंकली बहुत ज्यादा नहीं होता। और अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो इसके दो सीधे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला, पेनल्टी लगेगी। दूसरा, आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है। मतलब डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स की गहरी जांच करेगा, जो एक बहुत लंबी और परेशान करने वाली प्रोसेस हो सकती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, नोटिस का रिप्लाई डिले करना सबसे बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है जो आप कर सकते हैं। जब आप टाइम पर रिप्लाई करते हैं तो इससे डिपार्टमेंट को यह सिग्नल जाता है कि आप कोऑपरेटिव हैं और मामले को सीरियसली ले रहे हैं। ओके, अब नोटिस का सेक्शन और डेडलाइन दोनों क्लियर हैं। अब आते हैं असल काम पर, इन्वेस्टिगेशन। हमें ये पता लगाना है कि डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा ही क्यों, इसका रूट कॉज क्या है। देखिए, प्रैक्टिकल केसेस में ज्यादातर नोटिसेस इन्हीं कॉमन रीजन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई इनकम रिपोर्ट हुई है जो आपने आईटीआर में नहीं दिखाई, या फिर फॉर्म 26 एएस से टीडीएस का अमाउंट मैच नहीं हो रहा। कई बार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना भी एक बड़ा ट्रिगर बनते हैं। तो पहला काम है इनमें से अपने केस का आखिर रीजन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे ही रीजन क्लियर हो जाए, अगला स्टेप है एविडेंस इकट्ठा करना। अपने रिप्लाई को सपोर्ट करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, सेल परचेज के डॉक्यूमेंट्स। एक बात समझ लीजिए, डिपार्टमेंट बातों पर नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास करता है। आप जो भी कहेंगे उसके पीछे एक सॉलिड प्रूफ जरूरी है। अब हम उस स्टेप पर आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज लगती है और टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा गलतियां भी होती हैं, नोटिस के रिप्लाई को ड्राफ्ट करना। अब एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या हम रिप्लाई खुद फाइल कर सकते हैं? देखिए, टेक्निकली पोर्टल आपको अलाउ करता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकली इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। एक गलत रिप्लाई फाइल करना रिप्लाई ना फाइल करने से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका एक गलत या अधूरा जवाब उनके लिए नए इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स खोल सकता है और मामला सॉल्व होने की जगह और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो एक प्रोफेशनल रिप्लाई में क्या होना चाहिए? बेसिकली 3 चीजें। पहला, फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होने चाहिए। दूसरा, आप जो भी फैक्ट बता रहे हैं उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस अटैच्ड होना चाहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज वो प्रिसाइज, लीगल और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी ऐसी जिसका कोई दूसरा मतलब ना निकले। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप पर, सबमिशन। और उसके बाद क्या होता है? जब आपका रिप्लाई और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, तो उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सबमिट करना होता है।
ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निकल स्टेप है। और यहाँ एक प्रैक्टिकल इंसाइट है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर टाइम पर एक अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ एविडेंस बैक्ड रिप्लाई फाइल किया जाए तो 10 में से 9 केस वहीं क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं एंड द मैटर इज ओवर। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत कब पड़ती है? क्या ये ज़रूरी है? ये समझना सबसे ज़रूरी है। नोटिस का रिप्लाई करना सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड काम है। इसमें लॉ को इंटरप्रेट करना, यानी उसके सही मायने निकालना, आपके केस के फैक्ट्स को स्ट्रक्चर करना और एक लीगल ड्राफ्ट तैयार करना शामिल है। ये आम लिखा पढ़ी से बहुत अलग है। इस स्लाइड पर इन दोनों अप्रोचेस का फर्क बिल्कुल साफ है। सेल्फ रिप्लाई में मिस इंटरप्रिटेशन का रिस्क हमेशा रहता है। लैंग्वेज अक्सर आम बोलचाल की होती है, जिसके गलत मतलब निकाले जा सकते हैं। वहीं प्रोफेशनल गाइडेंस से लॉ का सही इंटरप्रिटेशन होता है, लैंग्वेज प्रिसाइज होती है और एक स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन जाती है, जो ऑफिसर के लिए समझना आसान होता है। इससे केस के जल्दी रिजॉल्व होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है, अगर आप नोटिस के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर 100% श्योर नहीं हैं, तो रिस्क मत लीजिए। एक छोटा सा गलत स्टेप या एक गलत शब्द भी फ्यूचर में एक बड़ा फाइनेंशियल इशू बन सकता है। तो आखिर में खुद से बस ये एक सवाल कीजिए, क्या आपका नोटिस रिस्पॉन्स लीगली और फैक्चुअली इतना मजबूत है कि वो एक असेसिंग ऑफिसर के हर सवाल का जवाब दे सके? अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट